हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 7th का, दैट इज सॉइल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल हमारी अर्थ क्रस्ट का टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। बहुत सारे जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा प्लांट, वो प्लांट भी हमारा सॉइल में ही ग्रो करता है। ओके, प्लांट को ग्रो करने के लिए जो मिनरल्स, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सॉइल से ही फुलफिल होती है ना। तो जो भी हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं सॉइल के ऊपर। कैसे हैं? सॉइल से ही प्लांट ग्रो करते हैं, सॉइल के इनसाइड ही। अब जब सॉइल के इनसाइड ही प्लांट ग्रो करते हैं, तो जो प्लांट के ऊपर डिपेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और आपके एनिमल्स हो गए, ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है, अपने फूड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, है ना। तो अगर हम ये कहें कि अगर सॉइल नहीं हो तो सॉइल के बिना अर्थ पे लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सॉइल में अपना घर बना के रहते हैं, जैसे कि आंट्स हो गए, अर्थवॉर्म्स, मोल्स, है ना। तो अब आप सॉइल को वैसे आप लोग जानते भी हैं अच्छे से, आपने सॉइल को देखा भी है, बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें आप में भी खेले भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो आप अपनी सॉइल के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 है। चैप्टर को समझने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले सॉइल को हम डिफाइन करते हैं। अब हमें पता है कि अर्थ की 3 लेयर्स है, राइट। क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? वो है क्रस्ट। तो ये कह रहे हैं कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, उसकी भी जो अपर मोस्ट लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। Uppermost layer of the earth crust in which plants grow is called as soil. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि soil is the outer loose layer, right? Outer loose layer that covers the surface of the earth. आप किसी भी तरह से soil को define कर सकते हैं। Alright, soil की definition समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि soil हमारे लिए इतनी important क्यों है। It says soil is an inseparable part of our life. Inseparable मतलब जिसको हम अपने आप से separate नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, इतनी जरूरी है वो हमारे लिए that it is inseparable part of our life. Soil is one of the most important natural resources. अब natural resources क्या होते हैं? ऐसे resources जो हमें nature से मिले हैं, जैसे land मिला है, water मिला है, air मिली है, soil मिली है। ये सारी चीजें nature में already थी, right? और हमारी existence के लिए बहुत important भी है। तो soil भी एक बहुत important natural resources है, नेचर से मिली है, मैन मेड नहीं है, इंसान ने खुद नहीं बनाई, राइट। ऑलराइट, अब समझते हैं सॉइल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि इट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ या इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहला पॉइंट है दैट इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली। इट ऑल्सो सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अब आप देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं उनको होल्ड करके कौन रखता है, उनकी रूट्स को कौन होल्ड करके रखता है? सॉइल, राइट। तो सॉइल जो है उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। सॉइल जो है प्लांट्स की रूट्स को फर्मली एकदम जकड़े हुए है, राइट, उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा सॉइल से ही प्लांट को मिलते हैं वाटर एंड मिनरल्स। ये बात हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में समझी थी कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल को प्लांट को सॉइल से मिलते हैं, राइट। तो सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और आपको पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट। सो सॉइल हमारे लिए भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
Okay, now it says soil is also essential for agriculture. Yes, अब आप देखिए जितने भी आपकी फ्रूट क्रॉप्स हैं, आपका जैसे ये है आपका एप्पल ट्री, यहाँ मैंगो ट्री है, टोमेटो हो गया, कॉटन प्लांट हो गया, व्हीट प्लांट हो गया, या कोई भी क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं जिनसे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, अनाज मिल रहा है, ये सारी चीजें कहाँ ग्रो कर रही हैं? सॉइल में ग्रो कर रही हैं, राइट? तो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सॉइल नहीं होती तो एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं होता तो आपको खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते। व्हाई डिड आई से कपड़े? क्योंकि कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, इन सबसे ही तो हमें फैब्रिक मिलता है, राइट? हमने पढ़ा था ये भी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इनडायरेक्टली हमारे लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट इज हैबिटेट फॉर मेनी इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका घर है सॉइल, उनका होम है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो यानी छोटे छोटे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी सॉइल में रहते हैं, और बहुत मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में रहते हैं, जैसे कि मैक्रो मतलब बड़े थोड़े ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म्स, आंट्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हुए जिनको आप अपनी नेकेड आईज से, मतलब ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए, ठीक है? और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, केचुए आप देख सकते हैं, आंट्स आप देख सकते हैं, राइट? तो हम कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो होम है फॉर मेनी माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ केचुआ रहता है, आंट्स रहती है, रोडेंट्स रहते हैं मतलब रैट्स रहते हैं, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। तो सॉइल इनके लिए भी इंपॉर्टेंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज स्टोरेज एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर सरफेस वाटर। ओके, अब इसको ऐसे समझते हैं, जब भी सॉइल को हम इरिगेट करते हैं, आप इस वाले डायग्राम को देखिए, जब भी हम सॉइल को इरिगेट करते हैं या फिर बारिश होती है, तो जब हम पानी देंगे सॉइल को तो वो धीरे धीरे नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है, राइट? लेकिन सॉइल की डिफरेंट लेयर से जब पानी पास करता है तो वो फिल्टर भी होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम का भी काम करती है और स्टोरेज सिस्टम का भी काम करती है, पानी को स्टोर करके भी रखती है। ऑलराइट, soil store and filter water from dust, chemicals and other contaminants as it move downwards through many layers of soil. जब भी सॉइल की डिफरेंट लेयर से पानी पास करेगा तो उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स होंगे, डर्ट होंगे, डस्ट होंगे, वो सब फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए सॉइल जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराती है क्लीन अनपोल्यूटेड वाटर विच इज नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सॉइल एक्ट्स एज एन इंजीनियरिंग मीडियम। सॉइल्स आर द बेस मटेरियल फॉर रोड्स, होम्स, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स सेट अपॉन देम। अब इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो पहले क्या होता है? सॉइल को डग किया जाता है, इस तरह से खोदा जाता है, फाउंडेशन बनाई जाती है, तो उसके बाद ये रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स जो है वो सॉइल के ऊपर बनाए जाते हैं, राइट? तो इस हिसाब से भी सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हुई। हमारी सारी बिल्डिंग, घर, स्कूल, सब कुछ सॉइल के ऊपर ही तो है, राइट? ओके, तो अब हम समझते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। समझते हैं कि हमारी सॉइल बनती कैसे है। सॉइल बनती है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक से, यानी पत्थर जब टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उससे बनती है हमारी सॉइल। समझते हैं कैसे। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, उनमें पहले इस तरह के क्रैक्स डेवलप होते हैं। धीरे धीरे ये पत्थर टूटते जाते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं और अल्टीमेटली इनसे बन जाती है हमारी सॉइल, इनके टूटने से, इनके ब्रेक डाउन से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इससे बनती है हमारी सॉइल। डिटेल में समझते हैं। Soil is formed when rocks break down into smaller particles.
by the action of rainwater, winds, ice, plant roots, temperature and climatic conditions of a place। यानी कि सॉइल तब बनती है जब रॉक्स जो है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। और ये ब्रेक डाउन कैसे होता है? बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी से, विंड से, आइस से, प्लांट रूट से, टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस की वजह से, सनलाइट की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स और इससे बनती है हमारी सॉइल। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लांट रूट से कैसे वेदरिंग हो सकती है, रॉक्स कैसे टूट सकते हैं, तो आप इस पिक्चर को देखिए। बड़े बड़े रॉक्स पर इस तरह से प्लांट्स जो हैं उनके बीच के छोटे छोटे क्रैक्स में ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे जैसे प्लांट की रूट्स जो हैं वो एक्सपैंड होंगी, उस वजह से भी रॉक्स में क्रैक पड़ जाते हैं। ऑलराइट, इसीलिए हमने कहा कि प्लांट रूट्स भी जो है वो वेदरिंग करते हैं। ठीक है, तो इन सारी जो चीजें हैं यहाँ जो हमने कहा, रेन वाटर, विंड्स, आइस, प्लांट रूट, सनलाइट, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सबको हम वेदरिंग एजेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है। ऑलराइट, नाउ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ ह्यूज रॉक टू टर्न इनटू फाइन पार्टिकल्स। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हजारों साल लग जाते हैं एक रॉक को इतना छोटा होने में कि वो सॉइल बना दे। ओके, now the nature of the soil, उसका texture, availability of minerals depends upon the rock from which it is formed and this rock is often called as parent rock। कहने का मतलब ये कि आपकी जो सॉइल बनी है उसका नेचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस रॉक से बनी है। जिस रॉक से बनी है उसका नेचर कैसा था, उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी थी। ठीक है, और उस रॉक को हम पेरेंट रॉक कहते हैं। पेरेंट रॉक क्यों? क्योंकि वो सॉइल का पेरेंट है, सॉइल उसी रॉक से तो बनी है, इसलिए उस रॉक को हम कहेंगे पेरेंट रॉक। अब टेक्सचर क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ऑलराइट, तो ये था सॉइल फॉर्मेशन, इस तरह से बनती है हमारी सॉइल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो अब समझते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। हम जब भी सॉइल को देखते हैं तो हमें सिर्फ सॉइल की टॉप लेयर दिखाई देती है, ऊपर वाली लेयर, राइट। नीचे की लेयर्स तो हमने कभी देखी ही नहीं। लेकिन जहां कहीं भी फाउंडेशन बन रही होती है या कोई गड्ढा खोदा गया होता है, वहां अगर आप देखें तो आपको सॉइल के नीचे की काफी लेयर्स दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर्स जो हैं वो डार्क हैं कलर में, नीचे वाली लेयर्स जो हैं वो लाइट होती जा रही हैं, इनकी कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होती है। तो इसी सेक्शन को, इस वर्टिकल सेक्शन को सॉइल के जो अलग अलग लेयर्स को दिखाता है, इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, काफी सारी लेयर्स हैं नीचे तक, एंड दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉराइजन्स। हर एक लेयर को हॉराइजन कहा जाता है। आप देख सकते हैं टॉप लेयर जो है उसे ए हॉराइजन कहा गया है, उसके नीचे वाली लेयर को बी हॉराइजन, उसके नीचे सी हॉराइजन और सबसे नीचे वाली bedrock। Now, soil profile is a vertical section of the soil which depicts all the layers of the soil। मैंने पहले भी कहा था soil profile क्या है? सॉइल का ऐसा वर्टिकल सेक्शन जो डिपिक्ट करता है सारी लेयर्स ऑफ सॉइल को, उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल आप समझते हैं, राइट? वर्टिकल यानी इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये तो वर्टिकल सेक्शन हुआ सॉइल का, वर्टिकल सेक्शन जो डिपिक्ट करता है ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल। नाउ अगर आप देखें तो हर एक लेयर जो है वो डिफरेंट होती है उसके टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में, कॉम्पोजिशन में। अब इन लेयर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो सॉइल प्रोफाइल में हमने जो है सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को ऐसे डिवाइड कर दिया है, ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, सी हॉराइजन एंड बेडरॉक। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉप सॉइल या फिर ए हॉराइजन। ए हॉराइजन को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, सबसे ऊपर वाली सॉइल, सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको दिख रही है, हम इसके बारे में बात करेंगे।
सो ए होराइजन को हम कहते हैं अपर मोस्ट होराइजन, सबसे ऊपर है। इट इज जनरली डार्क इन कलर, काफी डार्क होता है कलर में, बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। अब ह्यूमस क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स के जितने भी रिमेन्स होते हैं, यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स हैं, डेड लीव्स हैं, ब्रांचेस, रूट्स या सड़े हुए फ्रूट्स या फिर डेड एनिमल्स, डेड इंसेक्ट्स, इन सब की डिकम्पोजिशन करता है। कौन करता है? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब की डिकम्पोजिशन करेंगे, और जब ये सारी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं उससे बनता है ह्यूमस। ओके, तो इसे कहते हैं हम ह्यूमस, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल formed by decomposition of plants and animal remains by soil microorganisms. Alright, now ये जो humus होता है, it makes the soil very fertile and provides nutrients to the growing plants. इसलिए जो top layer है वो काफी fertile होती है, सबसे ज्यादा fertile होती है। क्यों? क्योंकि उसमें humus होता है, और humus जो है वो nutrients provide करता है growing plants को। This layer is generally soft, porous and can retain more water. ये जो लेयर है soft होती है, porous होती है और ज्यादा पानी रिटेन करके रख सकती है। अब पोरस का मतलब क्या? कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में काफी पोर्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, इस वजह से वहां पानी और एयर जो है वो रिटेन की जा सकती है। अदरवाइज तो क्या होता है, जब आप पानी डालते हैं सॉइल में तो वो नीचे 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 चली जाती है, राइट? थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब होगी, बाकी नीचे चली जाएगी। तो ये जो लेयर है, हमने कहा जो ए होराइजन है, ये पानी को अच्छी तरह से रिटेन करके रख सकती है। ऑलराइट, नाउ This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, beetles की काफी living organism जो है वो इसी horizon में रहते हैं। The roots of small plants are embedded entirely in the top soil. तो मैक्सिमम प्लांट्स या आप कहिए स्मॉल प्लांट्स की रूट्स जो है वो सिर्फ ए होराइजन तक ही सीमित होती हैं, इससे नीचे नहीं जाती हैं। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनकी रूट्स तो और नीचे नीचे तक जाती होंगी, राइट? So the roots of small plants are embedded entirely in the top soil. Okay, तो ये था हमारा A horizon। अब बात करते हैं B horizon की या फिर मिडिल लेयर की। इसे हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है? So it is made up of slightly bigger rock particles than that of top soil. यहाँ आपको बड़े बड़े थोड़े rock particles भी मिलेंगे। B horizon has lesser amount of humus but more of minerals than top layer. अब यहाँ पर आपको कम humus मिलता है, लेकिन minerals जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं as compared to top layer. Okay? This horizon is often less fertile than the top soil. वो तो दिखता ही है, जब यहाँ humus कम है तो ये horizon जो है वो कम फर्टाइल होता है, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा नहीं होती। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो सॉइल की लेयर है वो हार्ड होती जाएगी, ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां रॉक्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। ऊपर वाली सॉइल तो बहुत फाइन है, राइट? नीचे नीचे यहाँ थोड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, यहाँ और रॉक के बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये वाला तो बेड रॉक ही है, ठीक है? So this layer is generally harder and more compact. Roots of tall plants reach this plant. जो बड़े बड़े plants होते हैं उनकी roots जो है वो इस horizon तक भी पहुंच जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जनरली उनकी रूट्स भी स्मॉल ही होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो आप देखते हैं उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, सॉइल में बहुत नीचे तक जाती हैं बड़े बड़े ट्रीज की। ऑलराइट, तभी तो वो इतने बड़े ट्री को सपोर्ट कर पाती हैं जब उनकी रूट्स भी इतनी बड़ी होती हैं। तो टॉल प्लांट्स की रूट्स इस लेवल तक भी पहुंच जाती है। ओके, अब बात करते हैं सी होराइजन की। सो द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ऐसे छोटे छोटे रॉक्स जिन पे क्रैक्स हैं, क्रेविसेस हैं। ये है हमारी सी होराइजन, बी होराइजन के नीचे। ओके, लास्ट वाला जो है, लास्ट लेयर जो है उसे हम कहते हैं बेड रॉक। इट कंटेन्स लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स। यहाँ बड़े बड़े पीसेज मिलेंगे आपको रॉक्स के। इट इज वेरी हार्ड इन टेक्सचर। बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड। इतना ज्यादा हार्ड है कि अगर आप स्पेड भी लाएं उससे भी इसको डग करने की कोशिश करें तो आप नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट,
तो ये थे 4 लेयर्स ऑफ सॉइल, या फिर आप कहिए हॉराइजन्स ऑफ सॉइल, या फिर सॉइल प्रोफाइल। हमने पढ़ लिया ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, सी हॉराइजन एंड बेडरॉक। ऑलराइट, ओके। तो अगर आप सॉइल की डिफरेंट लेयर्स के बारे में सब कुछ समझ गए तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सी है वो लेयर जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल कौन सी है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बात करनी है सॉइल पार्टिकल्स के बारे में। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ रॉक से। रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली बना देते हैं सॉइल, राइट। लेकिन ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनते हैं, ये एक ही साइज के नहीं होते, अलग अलग साइजेस के होते हैं। So soil comprises of soil particles of various sizes. The particles that make up soil are categorized into 3 groups. तो इन particles को, जो अलग अलग particles है different sizes के, जो soil बनाते हैं, उन्हें 3 groups में classify किया गया है: sand, silt and clay. सैंड पार्टिकल्स वो हैं जिनका साइज जो है 2 से लेकर 0.02 mm के बीच में होता है। सिल्ट पार्टिकल्स वो हैं जो 0.02 से 0.002 mm के बीच के होते हैं। क्ले पार्टिकल्स वो हैं जिनका साइज 0.002 mm से भी छोटा होता है। आपको पर्टिकुलरली ये पार्टिकल साइज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है कि सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, उसके बाद होते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, और उसके बाद सबसे छोटे जो हैं वो है हमारे क्ले पार्टिकल्स। तो सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो 2 mm से भी बड़े हो, यानी सैंड से भी बड़े हो, उन्हें हम क्लासिफाई कर देते हैं एज ग्रेवल और स्टोन। सो इनका साइज कितना होता है? ग्रेटर देन 2 mm। ओके, ऑलराइट। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं। सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। आप देख रहे हैं उनके बीच में कितनी ज्यादा स्पेसेस भी है, राइट, खाली स्पेस है। सिल्ट पार्टिकल्स उनसे छोटे होते हैं और क्ले पार्टिकल्स सबसे ज्यादा छोटे होते हैं और उनके बीच में बहुत कम स्पेसेस होती है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल्स इन द सॉइल। यानी कि ये देखने के लिए कि सॉइल में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। करना क्या है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है, उसके क्लम्प्स को, जो क्लम्प्स होते हैं उसमें, उसे ब्रेक कर दीजिए अपने हैंड से और सॉइल को थोड़ा पाउडर कर दीजिए। उसके बाद एक ग्लास टम्बलर लीजिए इस तरह से और उसको लगभग 3/4 पानी से भर दीजिए, और उसके बाद जो आपने सॉइल ली, जिसको आपने पाउडर कर दिया है, उस सॉइल को इस ग्लास में डाल दीजिए। अच्छी तरह से स्टर कीजिए, मिला दीजिए और इस ग्लास को ऐसे ही रहने दीजिए अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। काफी देर बाद आप ऑब्जर्व करिए इस ग्लास को, यू विल सी कि अलग अलग पार्टिकल्स जो है, अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी लेयर्स आपको दिखेगी। जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ग्रेवल या स्टोन, हमने कहा मोर देन 2 mm, वो सबसे नीचे आ जाएंगे, राइट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भारी हैं। उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, फिर वाटर, और सबसे ऊपर आ जाएगा आपका ह्यूमस। ऑलराइट, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी सॉइल में हैं। अब अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ करके देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका सॉइल सैंपल ए है, ये बी है, ये सी है, हमने अलग अलग जगह से सॉइल का सैंपल लिया है, थोड़ी थोड़ी सॉइल ली है, तो आप पाएंगे कि अलग अलग सॉइल में ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग रहेगी। हो सकता है किसी में सैंड पार्टिकल ज्यादा हो सकता है किसी में सिल्ट पार्टिकल ज्यादा हो सकता है किसी में क्ले पार्टिकल ज्यादा हो, या हो सकता है किसी में सब इक्वल प्रोपोर्शन में हो, कोई भी डोमिनेंट ना हो, राइट। तो अलग अलग सॉइल सैंपल्स में सॉइल पार्टिकल्स जो हैं उनकी कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करती है। ओके,
सो मोस्ट सॉइल्स जो होती हैं वो होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब मैक्सिमम सॉइल्स जो आपको मिलेंगी उनमें तीनों पार्टिकल्स रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है, जो मैंने बताया कि किसी में कितने परसेंटेज सैंड है, किसी में कुछ ज्यादा परसेंटेज क्ले होगा, किसी में ज्यादा परसेंटेज सिल्ट होगा, इस तरह से। सो on the basis of proportion of particles of various sizes, soil is classified as sandy, clay and loamy. So on the basis of ये जो वेरियस साइजेस पार्टिकल्स हैं, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट है, हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं एज सैंडी, क्लेई एंड लूमी। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। So, if a soil contains greater proportion of big particles, that is sand, it is called as sandy soil. अगर कोई ऐसी soil है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में greater proportion में sand particles हैं, bigger particles हैं, तो उसे हम sandy soil कहते हैं। अगर कोई ऐसी soil है जिसमें ज्यादा percentage में, ज्यादा proportion में fine particles यानी clay particles हैं, तो उसे हम clay soil कहते हैं। और अगर कोई ऐसी soil है जिसमें ये जो हमारे बिग पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले जो हैं, वो अबाउट द सेम है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में है, तो उस सॉइल को हम कहते हैं लोमी सॉइल। ऑलराइट, ओके। तो अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है ये किस किस तरह की सॉइल होंगी? अगर हम ए की बात करें तो ये किस तरह की सॉइल होगी? सैंडी सॉइल। आप देख सकते हैं इसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन में सैंड प्रेजेंट है, राइट? सैंड कितना ज्यादा प्रेजेंट है, सिल्ट और क्ले काफी कम है। अगर हम बी की बात करें तो ये किस तरह की सॉइल होगी? लोमी सॉइल। आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट सैंड, सिल्ट और क्ले इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट? और सी की बात करें तो ये होगी क्लेई सॉइल, क्योंकि इसमें क्ले जो है वो, क्ले पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ऑलराइट, चलिए तो अब बात करते हैं सैंडी सॉइल की। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सैंडी सॉइल में मेनली कौन सा पार्टिकल होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, राइट? और सैंडी पार्टिकल्स जो है, सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो क्वाइट लार्ज होते हैं, ये भी हमें पता है, राइट? सैंड पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। So they cannot fit closely together, so there are large spaces between them. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सैंड पार्टिकल्स क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, क्लोजली फिट इन नहीं होते, उनके बीच में काफी सारी स्पेस होती है। ओके, and these spaces are filled with air. Thus sandy soil is well aerated. तो ये जो स्पेस है उसे क्या कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? एयर ऑक्यूपाई कर लेती है, इसलिए सैंडी सॉइल जो है वो वेल एरेटेड होती है। वेल एरेटेड होने का क्या मतलब है कि उस सॉइल में काफी ऑप्टिमम क्वांटिटी में एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट है तो वो सॉइल प्लांट को अच्छी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर सकती है, राइट? गैसियस एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरह से हो सकता है। ऐसी सॉइल्स जिसमें एयर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वहां प्लांट रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और प्लांट रूट्स जो है वो डाई भी कर जाती हैं। ओके, लेकिन अब क्योंकि इनकी स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में, सैंड पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है कि जब हम सैंडी सॉइल को इरिगेट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो पानी जो है वो फटाफट से ड्रेन हो जाता है, एकदम से नीचे चला जाता है। तो सैंडी सॉइल जो है वो पानी को रिटेन करके नहीं रख सकती, दे कैन नॉट होल्ड मच मॉइस्चर। आपने पानी डाला, पानी एकदम से नीचे वाली लेयर्स में चला जाएगा, इसलिए ये सॉइल इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स। सैंडी सॉइल इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए क्यों अच्छी नहीं है? ऑब्वियस बात है कि अगर वो पानी ही होल्ड करके नहीं रख पाएगी तो प्लांट रूट्स को पानी कैसे मिलेगा, राइट? एकदम से सॉइल ड्राई हो जाएगी और प्लांट्स जो है वो बिना वाटर के मर जाएंगे, राइट? Sandy soils also lack much nutrients as it has low nutrient holding capacity also.
जिस तरह से ये पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती, उस तरह से न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करके नहीं रख पाती। इसलिए सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम होते हैं। इस वजह से सैंडी सॉइल में ज्यादा वेजिटेशन देखने को आपको नहीं मिलेगी। सैंडी सॉइल ज्यादा कहाँ होती है? डेजर्ट एरियाज में, राइट। और वहाँ की वेजिटेशन आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती वहाँ पे, बहुत ज्यादा क्रॉप्स नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड नहीं कर सकती, वाटर भी होल्ड करके नहीं रख सकती। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं क्ले सॉइल की, राइट। सैंडी सॉइल के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं क्ले सॉइल के बारे में। हमें पता है कि क्ले सॉइल में कौन से पार्टिकल ज्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं? क्ले पार्टिकल्स, राइट। नाउ क्ले पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स। हमें ये बात पता है, बहुत छोटे होते हैं सैंड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। They are packed tightly together, leaving little space for air. क्ले पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जो स्पेसेस हैं, जो बीच में स्पेस होती है, वो बहुत ही कम होती है एयर के लिए। इसलिए क्ले सॉइल्स आर नॉट वेल एरेटेड। पुअर एरेशन होती है क्ले सॉइल्स की, वो अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाती प्लांट रूट्स को, उनकी पुअर एरेशन होती है। लेकिन unlike sandy soils, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay. क्योंकि इनकी स्पेसेस जो है वो काफी कम है, तो ये वाटर को जरूर होल्ड कर पाती हैं। वाटर आसानी से नीचे नहीं जा पाता क्ले सॉइल्स में, जैसे हमने कहा था कि सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे ही आप पानी डालेंगे तो वाटर जो है वो नीचे वाली लेयर्स में फटाफट चला जाएगा, राइट। लेकिन क्ले सॉइल्स में ये स्पेस बहुत कम है, इसलिए क्ले सॉइल्स जो है वो वाटर को काफी देर तक होल्ड कर पाती हैं। वाटर आसानी से नीचे नहीं जाता है, वाटर जो है वो स्लोली ड्रेन होता है। ओके, so thus they are heavy soils as they hold more water than the sandy soils. Water drains slowly through the clay soil. नाउ क्ले सॉइल काफी स्टिकी होती है, और वो क्ले सॉइल ही होती है जिससे आपने देखा होगा जो पॉटर्स हैं वो पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, टॉयज, स्टैचूज जो आप बनाते हैं अलग अलग, इस तरह से वो बनते हैं आपकी क्ले सॉइल से, राइट। इट इज वेरी स्टिकी। चलिए, क्ले सॉइल के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं लोमी सॉइल के बारे में। सो लोमी सॉइल इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें ह्यूमस भी होता है, तो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। फर्टाइल सॉइल का क्या मतलब हुआ? फर्टाइल सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो प्लांट्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है, यानी उस सॉइल में प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेंगे क्योंकि उस सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। अनफर्टाइल सॉइल ऐसी सॉइल हुई जिसके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो अगर उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो प्लांट्स को कैसे देगी, और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, राइट। Now, it has right water holding capacity for the growth of plants due to the presence of fine particles, और ये well aerated भी होती है due to the presence of large particles. अब हमें पता है कि लोमी सॉइल्स में बिगर पार्टिकल्स भी होते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं, राइट। बिगर पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है, इनकी एयरेशन अच्छी होती है। उन स्पेसेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? एयर ऑक्यूपाई कर लेती है, तो ऐसी सॉइल की एयरेशन अच्छी होगी। अब क्योंकि इसमें स्मॉलर पार्टिकल्स भी हैं, तो वहां जो स्पेसेस बनती है उसमें वाटर आ जाता है, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, यानी कि पानी आसानी से ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो गुड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिटेन कर पाती है और प्लांट्स को सप्लाई कर पाती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोमी सॉइल जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, बेस्ट सॉइल है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब आपको पता है सैंडी सॉइल की डिसएडवांटेज क्या थी, कि सैंडी सॉइल में जैसे ही पानी डालते हैं, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा है, तो पानी फटाफट से नीचे चला जाता है, क्विकली ड्रेन हो जाता है, वो पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती। वहीं हमने क्ले सॉइल में देखा, क्ले सॉइल में क्या होता है कि क्ले सॉइल में एयरेशन ही नहीं होती, क्योंकि वहां स्पेस ही नहीं है, तो एयर के लिए बहुत कम स्पेस रह जाती है, राइट। लेकिन लोमी सॉइल में दोनों चीजें हैं। आप देखिए, इसकी एयरेशन भी अच्छी है और ये वाटर को भी होल्ड करके रख पाती है। यही रीजन है कि हम कह रहे हैं कि ये बेस्ट सॉइल है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स।